एक ग्रेट कैलिबर वाले प्लेयर पर क्वेश्चन मार्क उठा है कि अब वो बार्सिलोना में खेलने के लायक नहीं है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है उस प्लेयर के बारे में, बट वो प्लेयर कभी इंस्टाग्राम पे पैराग्राफ्स नहीं लिखा, कभी अपने आप को बेस्ट नहीं बोला, अपना काम किया ग्राउंड पे और चुपचाप चला गया। कभी उसने नहीं बोला कि मुझे रिकॉग्नाइज करो एज अ बेस्ट, क्योंकि मैं हूं बेस्ट, वो है बेस्ट, वो बोल सकता है। और एनालिस्ट समझते इस बात को, एक फुटबॉल प्योरिस्ट समझता है इस बात को कि वो कितना बड़ा, कितना ग्रेट है अपने उस पोजीशन पे, अपने उस रोल में। मैं बात कर रहा हूं बार्सिलोना का बैकबोन, आवर बिलव्ड कैप्टन सर्जियो बुस्केट्स की। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बेंच सर्जियो बुस्केट्स, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने कि एक्चुअली में है क्या। रियल मैड्रिड वाला मैच देखा, पीछे से करीम बेंजेमा ने टैकल करके बॉल ले लिया सर्जियो बुस्केट्स से और गोल मार दिया। उस चीज को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि बुस्केट्स अब वर्थ नहीं है उस जगह पे खेलने के लिए, बुस्केट्स का एज हो चुका है, निकालो उसे, वो कभी से अच्छा नहीं था। इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे बुस्केट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते इस ज़ैवी के सिस्टम में। वो अभी बार्सिलोना के पास ऐसे कैंडिडेट्स नहीं हैं कि उसके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सके और फिल कर सके। तो मैं बता दूं सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर का रोल क्या होता है एक 4-3-3 पर्टिकुलर फॉर्मेशन में। बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं। 4-2-3-1 की अगर जब बात करते हैं तो उसमें 2 पिवट्स होते हैं, उन पे वो डिफेंसिव मिडफील्डर का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो प्लेयर अप टॉप पे एक प्लेयर जा सकता है, एक प्लेयर डीप लाइन बन के रह सकता है। बट एक 4-3-3 पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, जो कि बार्सिलोना लाइक करती है रखना फॉर्मेशन, वो उस फॉर्मेशन में सर्जियो बुस्केट्स कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में बताऊंगा मैं। तो 4-3-3 में एक डीप लाइन जो मिडफील्डर होता है ना, वो मास्टरमाइंड होता है। उसकी पोजिशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है। वो गेम को समझता है, वो अपोनेंट को समझता है, वो अटैक को रीड कर लेता है कि क्या होने वाला है। काइंड ऑफ वो मास्टरमाइंड होता है। उसकी 360 एंगल से चारों तरफ उसके 2 आंखें नहीं, उसके 4 आंखें होती हैं, पीछे भी लगी होती है आंखें उसकी। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है। वो प्रिडिक्ट करता है चीजों को, टैकल करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही जिम्मेवारी होती है उस 4-3-3 में। क्योंकि अगर वो स्लॉपी चीजें करेगा तो डिफेंस खुल जाएगा पूरी तरह से। डिफेंस अगर वो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, डिफेंस खुल जाएगा पूरी तरह से। तो 4-3-3 वो एक रिस्क की पोजीशन है, रूल है। तो ये है सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर का रोल एक 4-3-3 पर्टिकुलर फॉर्मेशन में। वो अपने पोजीशन को नहीं छोड़ सकता। वही प्लेयर होता है जो हमेशा से एक प्रोग्रेसिव बॉल निकाल, जब भी अटैक स्टार्ट होता है ना, तो प्रोग्रेसिव पासेस वहीं से निकलता है, एक्यूरेट पासेस वहीं से अटैक स्टार्ट होता है, वही अटैक स्टार्ट होने का लाइन वही होता है। और जब कोई भी अपोनेंट प्रेस करता है, वो प्रेस करना भी वहीं से स्टार्ट होता है, उसी लाइन से स्टार्ट होता है। क्योंकि वही प्लेयर होता है जो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने पासिंग एक्यूरेसी से चारों तरफ। तब जो हमारे 2 मिडफील्डर्स होते हैं वो अप टॉप जाते हैं, वहां से गेम बनाते हैं। तो सर्जियो बुस्केट्स एक परफेक्ट एग्जांपल क्यों है इस 4-3-3 में? क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स स्ट्रांगली फिजिकलिटी उतना उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास वो पेस भी नहीं होती उतना उसके पास, कह सकते हो कहीं ना कहीं उसके पास उतना पेस भी नहीं है। बट वो मास्टरमाइंड है, गेम को समझता है, वो पढ़ता है गेम को, 360 विजन है उसके पास, पासिंग एक्यूरेसी है उसके पास। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग वो रोल ले सकता है। रियली फ्रैंकी डियोंग? आपको पता है स्टैट्स की माने तो फ्रैंकी डियोंग का बेस्ट सीजन तो था, उसमें वो टॉप 10 फिनिश किया था, 10th प्लेस पे एक्यूरेट पासेस में। एक्यूरेट पासेस जो होते हैं उसमें 10th फिनिश किया था उसके बेस्ट सीजन में। और सर्जियो बुस्केट्स हमेशा से टॉप 3 में रहा है, टॉप 3 या टॉप 2 में रहा है, 1 या 2। और इस सीजन की अगर हम बात करें, टोनी क्रूज 1 एंड
सर्जियो बुस्केट्स सेकंड, एक्यूरेट पासेस में टॉप 10, टॉप 8 ही दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, टॉप 8 में कहीं भी फ्रैंकी डियोंग का नाम नहीं है। जॉर्डी अल्बा का मिडफील्ड से अगर आप बुस्केट्स को बेंच कर दो तो क्या जॉर्डी अल्बा को बनाओगे सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर? क्या एरिक गार्सिया को बना दोगे सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर? क्या आपको फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी अगर आप बुस्केट्स को बेंच करते हो तो? उसे होगा क्या? चेल्सी के साथ हुआ ना, बैक 3 में गया, आपको बैक 3 आना पड़ेगा। तो रोनाल्ड कुमान तो वही कर रहा था, फिर क्या प्रॉब्लम थी उससे क्या प्रॉब्लम था आपको? सभी को जो बोल रहे बेंच बुस्केट्स, आपको क्या प्रॉब्लम था? क्यों रिप्लेस नहीं कर सकते बुस्केट्स को? और विसेंते देल बॉस्को एक कोट बोलते हैं कि जब भी आप गेम को देखोगे ना तो आप बुस्केट्स को नहीं देखोगे, जब आप बुस्केट्स को पर्टिकुलरली देखोगे तो आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा, पूरा गेम देख लोगे। ये स्पेन के मैनेजर है जिन्होंने वर्ल्ड कप और यूरो के विनर थे, वो मैनेजर, उनके पास बहुत बुस्केट्स अच्छे प्लेयर्स थे ना उनके पास, ज़ावी, निएस्टा, कैसिलस, सर्जियो रामोस, पीके, बट पर्टिकुलरली उसने बुस्केट्स के बारे में ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बुस्केट्स कहीं ना कहीं अंडररेटेड है, कहीं ना कहीं उसकी वर्थ नहीं समझ पाते हैं। 4-3-3 का फॉर्मेशन का एक मेन मोटो क्या है? बात सुनना कि एक मेन मोटो क्या है। मैं 4-3-3 क्योंकि 4-3-3 लिवरपूल भी खेलती है, बट वो उस टाइप का गेम नहीं खेलते जैसा हम खेलते हैं। उनका भी एक अटैकिंग माइंड ही होता है, बट हम जैसा खेलते हैं वो नहीं। हमारा फिलॉसफी क्या है? टेक द बॉल, पास द बॉल, टेक द बॉल, पास द बॉल। उस टेक द बॉल, पास द बॉल में एक्यूरेसी नाम की कोई चीज होती है। टेक द बॉल एंड वेस्ट द बॉल, ये हो जाएगा अगर बुस्केट्स को निकाल दोगे तो। विद द बॉल बुस्केट्स से बेटर मिडफील्डर नहीं है कोई, सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर बुस्केट्स से बेटर नहीं है कोई, हो ही नहीं सकता कोई। अगर आप बात करो कि उस पोजीशन को फिल कर सकता है फ्रैंकी एंड निको, हमको फॉर्मेशन जल्द करनी था, 4-2-3-1 जाना पड़ेगा हमें, निको और फ्रैंकी का। बट हमें वो भी नहीं पता कि अगर वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, राइट बैक पे हमने खिलाया है डैनी एल्ब्स को, हटा दिया था हमने, डैनी एल्ब्स को बेच दिया फ्री ट्रांसफर में, और उनकी जगह पे लाया सर्जी रोबर्टो को हमने खिलाया, ट्राई किया, नेल्सन सेमेडो को ट्राई किया, बहुत सारे प्लेयर्स हमने, यहाँ तक इस हमें लगा था कि सर्जिना डेस्ट कुछ करेगा, फिलॉसफी में वो भी फिट नहीं हो रहा ज़ावी के अकॉर्डिंग। वापस से डैनी एल्ब्स ही उसे रिप्लेस कर रहा है, खुद को रिप्लेस कर रहा है डैनी एल्ब्स इतने सालों बाद। तो क्या करना है? यही करना है क्या? बुस्केट्स को डाल दो और वहां पे उसकी पोजीशन पे कुछ लाओ मत। यही तो बार्सिलोना में चल रहा है, हमेशा से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके किसी भी प्लेयर को निकलवा देना, बट उसका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है ही नहीं हमारे पास। निको अभी परफेक्टली नहीं हुआ है, वो उसके आप एक लगता है कि किसी भी मैच में गावी और निको, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गावी, निको, पेड्री फाड़ प्लेयर हैं, बट ये यंग हैं, इन्हें नहीं पता किस प्रेशर सिचुएशन में हम कैसे खेलेंगे। मुझे पता है बुस्केट्स अपना थोड़ा सा पेस खो दिया है, अब वो 1-on-1 नहीं जाता है, अब वो डेस्परेट होकर टैकल कर देता है पीछे से ही, उस सिचुएशन में बहुत बुरा हो जाता है। कभी कभी वो वहाँ पे गलत पोजीशन पे कैच हो जाता है। बॉल करीम बेंजेमा ने उससे एक अच्छा बॉल निकाल लिया पिछले मैच में, देखा हमने। तो क्या बट स्टिल भाई बुस्केट को नहीं रिप्लेस कर सकते अभी, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन। और बुस्केट्स हमारा मोर देन अ क्लब का एक मोटो है यार, टैग है हमारा मोर देन अ क्लब। अब स्टिल आप ऐसी चीजें करो अपने कैप्टन के अगेंस्ट। बेंच बुस्केट्स, ठीक है बेंच बुस्केट्स, उसके बाद क्या? ये भी तो बोल सकते हो ना, बुस्केट्स को 60 to 65 70 मिनट्स खिलाओ, उसके जगह पे चीजें ट्राई करती रहो। सीडीएम की जगह पे कौन फिट हो रहा है, ये नहीं कि उसको बेंच कर दो फिर ट्राई करो, फिर हो गया चैंपियंस लीग के स्पॉट, हम पहुंच गए चैंपियंस लीग और हम पहुंच गए यूरोपा लीग, तो जीतने से रहे हम फिर। तो ऐसा मत बोलो कि बेंच बुस्केट्स, बट वो बोलो कि उसे 60 to 65 मिनट दो, उसके बाद वो ट्राई करो ज़ावी का आइडिया। हमेशा मैंने देखा, एक मुझे मैच याद आता है, हमेशा से मैंने देखा है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, जिसमें सर्जियो बुस्केट्स को कंकशन इंजरी हो गई थी, मुझे वो मैच याद है।
जिसमें वो आपको वो उसी से याद आएगा जिसमें ड्रिबल कर गया था मेसी बहुत सारे प्लेयर्स को, गोल नहीं हुआ था वो, बट बहुत सारे प्लेयर को ड्रिबल करके निकल गया था पिछले सीजन जो सुआरेज के साथ, सुआरेज का पहला मैच था अगेंस्ट बार्सिलोना एटलेटिको में। उस मैच में कंकशन इंजरी हो गया था बुस्केट्स को, उसके जाने के बाद मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड ने धागे खोल दिए थे बार्सिलोना के। क्यों? तब किसी ने गौर नहीं, तब किसी को नहीं समझ में आया, तब तो जिरात पीके बहुत फालतू प्लेयर है, उसे खेलना ही नहीं आता है लैंगलेट को खेलना ही नहीं आता है। उनकी गलती नहीं थी, वहां पे कोई हमारा परफेक्ट प्लेयर ही नहीं था सीडीएम पे तो इतना इंपॉर्टेंट है बुस्केट्स, और हमेशा से रहा है। अपने प्राइम पे तो क्या फाड़ था, अपने प्राइम पे तो टच भी नहीं करने देता था किसी को। तो शो सम रिस्पेक्ट सर्जियो बुस्केट्स को, कुछ तो रिस्पेक्ट दो यार, ऐसा मत करो। एक ग्रेट कैलिबर का प्लेयर है वो, हमेशा से रहा है। पता है एक चीज हो चुकी है, बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं पेप गार्डियोला एक सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर था। आप उसे, मैं यहाँ पे एग्जांपल सीडीएम का सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर पेप गार्डियोला का भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने खुद ने नहीं देखा है पेप गार्डियोला को खेलते हुए। मैंने क्लिप्स देखे, वीडियोस देखे उसके, बट मैंने लाइव कभी नहीं देखा उसको खेलते हुए, बहुत पहले की बात है वो। बट गार्डियोला से पूछा गया था कि फ्यूचर मैनेजर्स कौन हो सकते हैं एफसी बार्सिलोना के, तो उसने 3 कैंडिडेट्स के नाम लिए थे। पता है कौन कौन? ज़ावी, मैस्केरानो एंड सर्जियो बुस्केट्स। तो वी नेवर नो कि हो सकता है इन आफ्टर लाइक 5 to 10 years बुस्केट्स मैनेजर हो सकता है हमारे टीम का। तो सो सम रिस्पेक्ट भाई, ऐसा मत करो प्लीज, और बिना जाने तो मत करो। आई होप इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सर्जियो बुस्केट्स। और हमेशा याद रखना, कोई भी पोजीशन और रोल में फर्क होता है। सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर, ये नहीं कि सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर तो कैसेमीरो भी है, बट सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर और एक रोल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो रोल बुस्केट्स टीम में देता है ना, जो रोल बुस्केट्स का इस टीम में है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर का। चेल्सी में भी सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर्स है, जॉर्जिनो और कांते, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बर्डन। कांते अप टॉप जाने वाला प्लेयर है, विद द बॉल जाकर के वो अप टॉप चढ़ता है और वहां पे, बट वहां पे जॉर्जिनो वहां पे रुकता है और देखता है बॉल को। मैं कांते से कंपेयर करता हूं फ्रैंकी डी जॉन्ग को, वो अप टॉप चढ़ने वाला प्लेयर है। एरिक टेन हाग आईएक्स का मैनेजर ने बोला था कि आप फ्रैंकी डी जॉन्ग को सीडीएम खिला करके ना उसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, आपको सीडीएम भी खिलाना था, डबल पिवट में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकी हमेशा अपने पोजीशन से हट जाता है। वो कभी भी बुस्केट्स का रोल नहीं कर सकता है वहां पे डीप रहना, वो हमेशा अप टॉप चला जाएगा और आप वनरेबल हो जाओगे डिफेंस में। निको भी कहीं ना कहीं मुझे वैसा ही प्लेयर लगता है, तो आपको पिवट खिलाना पड़ेगा निको और फ्रैंकी को, उससे बहुत चीजें हो जाएंगी, आप बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं खिला पाओगे। अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी वो जो फुल बैक्स होते हैं वहां पे चेंज करें, वहां पे कंप्रोमाइज, एक प्लेयर को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि सारे प्लेयर्स खेल लेंगे एक ही मैच में। 11 प्लेयर्स ही होते हैं एक टीम में, कि आप डबल पिवट भी खिला दोगे, वहां भी खिला, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी प्लेयर को। और इस चीज में अगर आप सेक्रीफाइस करने जाओगे तो एक तो वैसे ही हमारे हैं, हम नए फॉर्मेशन देंगे, नया आइडियोलॉजी देंगे, नया चीजें देंगे, अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, विस्का एल बारसा। बाय, पीस आउट।